नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग बीएससी फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था अध्यारोपण की प्रमेय। वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आज हम लोग नेक्स्ट प्रमेय स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रमेय नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर प्रमेय हम लोग डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम। कौन सी प्रमेय डिस्कस करेंगे? थेवेनिन प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय। ओके, अब ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये क्या बोलती है, इसके अंदर स्पेशल बात क्या है? देखो, अध्यारोपण प्रमेय के लिए इंपॉर्टेंट बात थी कि उसमें दो या दो से अधिक स्रोत होने चाहिए। ऐसा नॉर्टन प्रमेय के लिए नहीं। ऐसा नॉर्टन प्रमेय के लिए नहीं। नॉर्टन प्रमेय बोलती है कि मेरे पास एक जटिल जाल है और वो 2 टर्मिनलों वाला है। कितना? 2 टर्मिनल, द्विटर्मिनल युक्त जटिल जाल। द्विटर्मिनल जनित जटिल जाल को हम एक ऐसे सिंपल से जाल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक तुल्य स्रोत लगा हुआ हो जबकि एक तुल्य प्रतिबाधा लगी हो। एक तुल्य क्या लगी हो? प्रतिबाधा लगी हो। ये इसका स्टेटमेंट है सिंपल सा। वो अलग बात है कि हम लोग इस इक्विवेलेंट जो अपना स्रोत का जो इक्विवेलेंट वोल्ट आएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे और जो इक्विवेलेंट वहां पर प्रतिबाधा आएगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को समझेंगे और समझने के बाद में हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे। इस चीज को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो द्विटर्मिनल द्विटर्मिनल जटिल, ठीक है ना, द्विटर्मिनल होना चाहिए और जटिल जाल होना चाहिए। जाल कैसा होना चाहिए बच्चों? जटिल होना चाहिए। तो द्विटर्मिनल जटिल जाल, जटिल जाल को द्विटर्मिनल जटिल जाल को एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे परिपथ से एक ऐसे परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक ऐसे परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किया जा सकता है जिसमें जिसमें एक तुल्य स्रोत हो। जिसमें एक तुल्य स्रोत जिसमें एक तुल्य स्रोत ई इक्वलेंट हो वह इसके श्रेणी क्रम में वह इसके श्रेणी क्रम में वह इसके श्रेणी क्रम में क्या हो? वह इसके श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट हो। क्या हो? Z इक्विवेलेंट हो। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। ये जो थेवेनिन थ्योरम है ये केवल द्विटर्मिनल जटिल जाल के लिए लागू होगी, चतुर्टर्मिनल के लिए नहीं होगी। ये केवल और केवल द्विटर्मिनल के लिए लागू होगी। लेकिन यहाँ पर जो दो चीज मैंने आप लोगों को बताई है, कौन कौन सी? एक तो ई इक्विवेलेंट और दूसरा Z इक्विवेलेंट। एक तो ई इक्विवेलेंट, दूसरा Z इक्विवेलेंट। दो चीजें बताइए, ये दो चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, Z इक्विवेलेंट क्या होगा और ई इक्विवेलेंट क्या होगा, तो उसके बारे में अगर जानकारी पूछ ले तो यहाँ ई इक्विवेलेंट क्या है? ई इक्विवेलेंट होता है कि जो अपना जो जाल होगा उनके जो लोड टर्मिनल होंगे, लोड टर्मिनलों के बीच की वोल्टता होगी। और ये कब होगी? जब लोड क्या हो? फटा हुआ हो, लोड जुड़ा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो लोड टर्मिनलों के मध्य वोल्टता, लोड टर्मिनलों के मध्य वोल्टता, लोड टर्मिनलों के मध्य क्या है? वोल्टता है। जबकि जबकि लोड खुला हो, जबकि लोड प्रतिरोध खुला हो, लोड प्रतिरोध खुला हो। ओके, ये तो हो गया क्या अपना Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट की बात कर ले तो Z इक्विवेलेंट लोड टर्मिनलों के मध्य, लोड
टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा है, के मध्य प्रतिबाधा, जबकि के मध्य प्रतिबाधा जबकि लोड प्रतिरोध खुला हो, जबकि लोड प्रतिरोध क्या हो, खुला हो। ठीक है ना, ये चीजें याद रखनी। ये है इस थ्योरम का स्टेटमेंट। ये क्या है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट जो कि आपको लैंग्वेज में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ, लैंग्वेज। अब अपनी भाषा में इस चीज को कैसे समझेंगे, अपनी भाषा में समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैं एक क्या बनाता हूं, डायग्राम। डायग्राम ऐसा होगा कि मेरे पास ये एक जटिल जाल है, मेरे पास ये एक जटिल जाल में विद्युत स्रोत होंगे और रेखीय प्रतिबाधाएं होंगी। जटिल जाल में विद्युत स्रोत और रेखीय प्रतिबाधाएं होंगे। ये मेरे पास एक जटिल जाल है। कैसा जाल है बच्चों, जटिल जाल। और इस जटिल जाल में मेरे पास दो टर्मिनल है। इस जटिल जाल के मेरे पास दो टर्मिनल है। इन टर्मिनलों का नाम है ए और बी। इस जटिल जाल में कुछ भी हो सकता है, इसमें कितने भी स्रोत हो सकते हैं, इसमें कितने भी स्रोत हो सकते हैं, इसमें कितने ही प्रतिबाधाएं हो सकती हैं। बस इसके टर्मिनल दो हैं, बाहर से आउटपुट दो के बीच में आ रहा है और जिन दो के बीच में आउटपुट आता है उसको हम लोग लोड प्रतिरोध के रूप में लेते हैं। मान लेते हैं ये लोड प्रतिरोध कितना है, ZL। अब थेवेनिन क्या बोलता है, थेवेनिन बोलता है कि ये जो सर्किट है ये एक दूसरे परिपथ के तुल्य होगा। ये एक दूसरे परिपथ के तुल्य होगा जिसमें हम लोग एक स्रोत रखते हैं। एक क्या रखते हैं, स्रोत, जिसका नाम होता है ई इक्विवेलेंट। एक स्रोत लगाते हैं जिसका नाम क्या होता है, ई इक्विवेलेंट। और इस ई इक्विवेलेंट के श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई होती है, Z इक्विवेलेंट। बाकी दो पॉइंट सेम आगे ए और बी, बाकी दो पॉइंट ए और बी वापस सेम आगे, और इन पॉइंटों के आगे जड़ा लगा हुआ होता है अपना ZL यानी कि लोड प्रतिरोध। तो ये बोलता है कौन, ये बोलता है अपने थेवेनिन जी। कौन बोलते हैं, थेवेनिन। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी अपने पास जटिल जाल है, कोई भी अपने पास क्या है, जटिल जाल है, उसको हम लोग एक ऐसे जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एक ऐसे जाल से क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें एक स्रोत लगा हो और एक प्रतिबाधा लगी हो। एक क्या लगी हो, प्रतिबाधा। अब इन प्रतिबाधा और इस स्रोत का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो इस थ्योरम के प्रूफ में आएगा। ठीक है, तो जैसे ये आप लोग ऊपर मैथमेटिकल वाला स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद में ये डायग्राम बना देना ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। ठीक है ना, प्रूफ। इस थ्योरम का क्या देखते हैं बच्चों, हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के अंदर क्या क्या चीज आएगी, प्रूफ में यहाँ पर दो चीजें आएंगी। कितनी चीजें आएंगी प्रूफ में, दो चीजें आएंगी। एक तो हम लोग इसको किरचॉफ के नियम से सॉल्व करेंगे, एक हम लोग इस चीज को अपने थेवेनिन के थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अगर दोनों के रिजल्ट मैच कर जाएं तो प्रमेय सत्य है, अदरवाइज प्रमेय असत्य, अदरवाइज प्रमेय क्या होगी, असत्य। ठीक है, तो मैंने इसको सोल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेंगे। हम इसको सोल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए निम्न उदाहरण लेते हैं। निम्न उदाहरण लेते हैं। ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेंगे। उस उदाहरण के जरिए ही मैं इस प्रमेय को प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस प्रमेय को क्या करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा। और वो एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक स्रोत ई है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, इसके आगे एक टी जाल लगा हुआ है। ठीक है, ये एक टी जाल लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया बच्चों, एक टी जाल लगा दिया। और ये जो ई है ये आदर्श स्रोत है। ये कैसा स्रोत है, आदर्श स्रोत, यानी कि इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है वो शून्य है। ठीक है, ये है Z1, ये है Z2, ये है Z3। ठीक है, इस परिपथ में यहां से धारा निकलती है I। कितनी धारा निकलती है, I। ये दो पॉइंट है A और B, ये दो पॉइंट है ए और बी। इन दो पॉइंट ए और बी पर लगा हुआ होता है अपना लोड प्रतिरोध आर। लोड प्रतिरोध आर।
क्या लगा हुआ था, लोड प्रतिरोध RL, और लोड प्रतिरोध RL में धारा प्रवाहित होती है, इसमें धारा प्रवाहित होती है IL, यानी इस शाखा में धारा IL आ गई, तो इस शाखा में धारा आ जाएगी I माइनस IL। क्या आ जाएगी, I माइनस IL आ जाएगी। तो इसमें जो ये चीज मैंने बनाई है यहां से लेकर ये, तो ये अपना जटिल जाल है। कौन सा जाल है, जटिल जाल है, ठीक है। अब इस जटिल जाल का हम लोग थेवेनिन डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं, थेवेनिन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इस इक्वलेंट ये एक सिंपल सा स्रोत लग गया जिसका नाम हो गया ई इक्वलेंट, ओके। इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ गई Z इक्वलेंट, ठीक है। वापस दोनों पॉइंट आ गए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए और बी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ होता है लोड प्रतिरोध R, ठीक है। तो अब ये जो चीज बनी है ये, अब ये जो ब्लैक डॉट में जो चीज बनी है इसको बोलेंगे थेवेनिन तुल्य परिपथ। थेवेनिन तुल्य परिपथ, थेवेनिन तुल्य परिपथ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि थेवेनिन तुल्य परिपथ है, इस परिपथ में प्रतिरोध में जो धारा जा रही है, प्रतिरोध में जो धारा जा रही है उस धारा का मान लेते हैं अपने IL डैश। क्या मान लेते हैं, IL डैश। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, ये दो डायग्राम बना लिए, दोनों डायग्राम को सोल्व करना है थेवेनिन प्रमेय के लिए। अब यहाँ पर अपने को प्रूफ क्या करना होगा, तो टू प्रूफ, यहाँ पर अपने को क्या चीज प्रूफ करनी है, तो टू प्रूफ अपने को करना होगा कि एक अपना जो IL का मान है वो IL डैश के बराबर होना चाहिए। IL का मान अगर IL डैश के बराबर आ जाता है, IL का मान IL डैश के बराबर आ जाता है, तो अपनी थेवेनिन प्रमेय है वो सोल्व हो जाएगी। अपनी थेवेनिन प्रमेय क्या हो जाएगी बच्चों, सोल्व हो जाएगी। अपने को बस IL का मान IL डैश के बराबर करना है, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग IL का मान है, IL का जो मान है वो किरचॉफ के नियम से कैलकुलेट करेंगे। कौन सा नियम से सोल्व करेंगे इसको, किरचॉफ के नियम से। और दूसरी बार हम लोग इसको सोल्व करेंगे थेवेनिन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, थेवेनिन प्रमेय से, यानी ए इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे और वहां से हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस ये परिपथ बनाएंगे। मैं वापस ये सिंपल सा डायग्राम बना लेता हूं एक, या आप लोग ये लिख लेना, डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम वही रहने देना, बस उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये परिपथ फर्स्ट है, इसको नाम दे देना परिपथ फर्स्ट, ठीक है। परिपथ फर्स्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, परिपथ फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए अपने को तो ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को केवल IL का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है, IL का। तो उसके लिए अपने को दिया हुआ सारा सिस्टम अपने को दिया हुआ है कि सबसे पहले मैं I का मान निकालूंगा। किसका मान निकालूंगा, I का। कैसे निकालूंगा, तो इसके अंदर Z1 है, ये Z1 है, ये Z1 इसके साथ में पूरे सिस्टम के साथ में समांतर क्रम में है। फिर जो Z2 और ZRL है, Z2 और जो RL है ये Z3 के साथ समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे IL। तो बच्चों अपने पास आता है I इज इक्वल टू परिपथ 1 से आ गया E बटा Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 समांतर क्रम में Z2 प्लस RL। ये हम लोगों ने कहां से निकाला, मैंने ये चीज इस परिपथ से निकाली है कि इस साइड की तुल्य प्रतिबाधा, इस साइड की तुल्य प्रतिबाधा और इसका वोल्टेज, दोनों का अनुपात निकालते ही मेरे पास I का मान आ जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा और मैं आगे इसको सोल्व करता हूं। जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो I इज इक्वल टू मेरे पास आएगा E बटा Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस RL होल डिवाइडेड बाय Z2 प्लस RL इंटू प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस RL। ये चीज आ जाएगी मेरे को, ओके। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू मेरे पास आएगा तीसरा बट्टा ऊपर जाएगा और साथ में Z1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है। तो E
इंटू में, ई के इंटू में आ जाएगा Z3 प्लस Z2, क्योंकि तीसरा बट्टा ऊपर जाना है तो ये चीज कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है, डिवाइड बाय, अब क्या करेगा ये Z1 है, ये इनसे मल्टीप्लाई करेगा, कि क्या करेगा इनसे बच्चों मल्टीप्लाई करेगा, तब अपने पास क्या आंसर आएगा देखना ध्यान से, यहां से आ जाएगा Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 प्लस RL, ओके, प्लस में आएगा Z3 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 इंटू RL, ये चीज मेरे पास आ जाएगी, ओके। थोड़ा सा और आगे इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग, तो ये आएगा Z3 प्लस Z2 प्लस RL इंटू ई होल डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z3, Z3 इंटू Z2, ठीक है, तो यहां से अपने पास चीजें आ जाएगी Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, इतनी चीजें आ जाएगी, ठीक है। अब Z1 और Z3 कॉमन आ जाएंगे, प्लस Z1 प्लस Z3 आ गए कॉमन, और मल्टीप्लाई RL आ जाएगा यहाँ से कॉमन, ठीक है ना, RL को कॉमन लेने पर ये बन जाएगा Z1 प्लस Z3, क्योंकि यहाँ पर ये Z1 RL से मल्टीप्लाई करेगा और ये Z3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो ये आ गया मेरे पास I का मान, किसका मान आ गया I का। अब मेरे को निकालना किसका है, IL का। ये जो प्रोसेस चल रही है ना, ये किरचॉफ के नियम से चल रही है, किसके नियम से चल रही है बच्चों, किरचॉफ के नियम से चल रहा है। इसे मैं देता हूं समीकरण नंबर 1, क्या नाम देता हूं इसको मैं, समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपने को क्या निकालना, अपने को निकालना है IL, क्या निकालना है IL। IL निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो इस साइड में जो धारा है वो इस साइड में जो धारा आएगी वो आएगी I माइनस IL, कितनी आएगी I माइनस IL। अब देखो ये दो जो टर्मिनल बनेंगे, यानी कि इस साइड वाला जाल और ये चीज, ये दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में होने की वजह से दोनों में वोल्टेज बराबर होगी, दोनों में वोल्टेज क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना, दोनों में वोल्टेज क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं कि Z3 के अंदर वोल्टेज कितनी होगी, Z3 इंटू I माइनस IL, I माइनस IL इज इक्वल टू, अब यहां पर वोल्टेज कितनी होगी, यहां पर वोल्टेज होगी Z2 प्लस RL इंटू IL, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी Z2 प्लस RL, Z2 प्लस RL इंटू IL। अब IL को एक जगह कर लेते हैं, IL को क्या कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। जब हम लोग IL को एक जगह करके, अपने को तो IL का ही मान निकालना है, तो IL यहां से करेंगे तो ये IL इस साइड में जाएगा और सारा चीज जोड़ में आ जाएगा, तो यहां से सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस RL, प्लस में क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा, इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू Z3 इंटू I, इज इक्वल टू Z3 इंटू I। जब मैं इसको और सोल्व करूंगा तब मेरे पास आ जाएगा IL इज इक्वल टू Z3 बटा Z2 प्लस Z3 प्लस RL, ओके, इनटू I का मान रख देंगे, I का क्या रख देंगे, मान रख देंगे, ठीक है। अब लिख देंगे हम लोग I का मान रखने पर, I का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, I का मान रखने पर, जैसे ही I का मान लिखूंगा तो IL इज इक्वल टू आ जाएगा Z3 बटा Z2 प्लस Z3 प्लस RL मल्टीप्लाई बाई I का मान क्या आएगा, देखना ध्यान से, I का मान आएगा अपने पास, ये पूरा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये वैल्यू है अपने पास Z3 प्लस Z2 प्लस RL होल डिवाइडेड बाय Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉमन में आएगा Z1 प्लस Z3 इंटू में आ जाएगा RL। अब जो चीज कटती है उन्हें हम काट देते हैं और जो बचेगी उन्हें बचा लेंगे,
तो इस चीज से ये चीज कैंसिल होगी, इस चीज से ये चीज क्या होगी बच्चों, कैंसिल होगी। तो अपने पास फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ई है, याद रखना मल्टीप्लाई बाई क्या है, ई है। अब फाइनली अपने पास आई एल का मान आ गया, आई एल इज इक्वल टू आ गया Z3 इंटू ई बटा Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या चीज बन जाएगी, Z1 प्लस Z3 इंटू में R, इंटू में क्या आ गया R, ये मान आ गया। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, ये समीकरण नंबर हो जाएगी अपने पास 2 नंबर समीकरण। अब इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे थेवेनिन से। कहां से सोल्व करेंगे इस चीज को, थेवेनिन से। अगर थेवेनिन से सोल्व करने पर आई एल का मान बराबर आ जाता है तो अपनी थेवेनिन प्रमेय सत्य है, अदरवाइज ये प्रमेय क्या है, असत्य है। ओके, तो नेक्स्ट समझना ध्यान से। अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। अब हम लोग करते हैं थेवेनिन का हल, ठीक है ना, थेवेनिन हल, थेवेनिन, ठीक है। थेवेनिन हल में हम लोग क्या करेंगे, वापस वही चीज, अपने को 2 चीज कैलकुलेट करनी, एक ई इक्विवेलेंट और एक जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ई इक्विवेलेंट के लिए डायग्राम, ई इक्विवेलेंट के लिए परिपथ, ठीक है। और इसी में साथ में क्या चलेगा, जेड इक्विवेलेंट के लिए परिपथ। तो इनके लिए तो सिंपल चीजें हैं, यहाँ से ये चीज बता अपने को पता चल जाएगी। ये डायरेक्ट अपने को बोलेगा कि ये अपने पास स्रोत था जिसका नाम था ई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर इसके साथ जुड़ा Z1, आगे चलकर यहाँ से जुड़ा Z2 और यहाँ पर बीच में एक चीज जुड़ गई Z3, ठीक है। और ये चीज आगे निकल के ये टर्मिनल ए बन गया, ये टर्मिनल बन गया बी, दोनों खुले हैं। तो इन दोनों के सिरों के बीच में जो वोल्टेज आएगी वो ई इक्विवेलेंट के बराबर आएगी। वो किसके बराबर आएगी, ई इक्विवेलेंट के बराबर आएगी। ओके, इसमें धारा जा रही थी, ये कुछ भी हो मान लेते हैं, इसके अंदर धारा कितनी है, धारा कितनी जाएगी, आई डैश मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं हम लोग इसमें, धारा आई डैश मान लेते हैं। अब अपने को यहाँ से क्या करना, ई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना। ई इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, ई इक्विवेलेंट का वही मान होगा, ई इक्विवेलेंट का वही मान होगा जो Z3, क्योंकि Z2 है ये खुला है, इसका एक सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा बच्चों यहाँ पर से ये ओपन है, तो Z2 का काम नहीं करेगा, Z2 काम नहीं करेगा। तो ई इक्विवेलेंट है ना, ई इक्विवेलेंट का जो मान आएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Z3 पर वोल्टता, Z3 पर वोल्टता। ई इक्विवेलेंट का मान है वो Z3 पर वोल्टता के बराबर आएगा, क्योंकि Z2 है ये, तो इसका तो केवल एक सिरा जुड़ा हुआ, तो ये काम ही नहीं करेगा। ये क्या नहीं करेगा बच्चों, काम ही नहीं करेगा। अब इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर I1 डैश, आई डैश का मान निकाल लेता हूँ। इसका मान निकाल लेता हूँ आई डैश का। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिबाधा हो जाएगी Z1 प्लस Z3, ठीक है। और अपने पास वोल्टता E है, तो यहाँ से आई डैश का मान आ जाएगा E बटा Z1 प्लस Z3, E बटा Z1 प्लस Z3। अब मेरे को तो Z3 पर वोल्टता चाहिए, तो Z3 पर वोल्टता आएगी E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसमें धारा कितनी आएगी, इसमें धारा आ जाएगी आई डैश, कितनी आ जाएगी, आई डैश। तो इसके ऊपर वोल्टता आएगी Z3 इंटू आई डैश, Z3 इंटू आई डैश। आई डैश का मान मैंने निकाल दिया, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा Z3 इंटू ई बटा Z1 प्लस Z3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ओके, ये चीज आ गई। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब ई इक्विवेलेंट आ गया, ये समीकरण नंबर हो गई 3, ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 3। आप लोग नोट कर लेना Z3 तक, ये समीकरण नंबर 3 तक इस चीज को नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हुए, इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते हुए अब सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे Z3 Z इक्विवेलेंट के लिए। इस चीज को किसके लिए सोल्व करेंगे, Z इक्विवेलेंट के लिए। तो वापस वही सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि ये जो ई स्रोत है ये कैसा स्रोत है, ई एक आदर्श स्रोत है, तो इसकी कोई आंतरिक प्रतिबाधा नहीं होती, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया, डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। डायरेक्ट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये अपना क्या मिला, अपने को Z1 मिला, यहाँ पर ये अपना क्या मिला, Z2 मिला, यहाँ पर ये अपना क्या मिल गया, Z3 मिल गया। ओके, और यहाँ से हम लोग आगे निकलते हैं। ये वापस पॉइंट ए मिल गया, ये पॉइंट मिल गया बी। इन दोनों के बीच में जो प्रतिबाधा होगी उसका नाम होगा Z इक्विवेलेंट। क्या होगा,
Z इक्वलेंट। अब अपने को Z इक्वलेंट का मान निकालना है, तो ये तो सिंपल सी बात है, Z इक्वलेंट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z2 के श्रेणी क्रम में कौन है, Z1 का समांतर क्रम किसके साथ, Z3 का। Z1 का समांतर क्रम किसके साथ, Z3 के साथ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Z इक्वलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 बटा Z1 प्लस Z3। ओके, यहाँ पर लघुत्तम लेके इन चीजों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो Z इक्वलेंट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा Z1 Z2 प्लस, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, इतनी चीजें आ गई ऊपर, होल डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3, होल डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z3। ये इतनी चीजें मेरे पास आ चुकी है। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 4। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 4। अब वापस थेवेनिन परिपथ पर जाते हैं और हम लोग IL डैश का मान देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलो थेवेनिन परिपथ से IL डैश का मान, IL डैश का क्या देख रहे हैं हम लोग, मान देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो थेवेनिन परिपथ निकालते हैं। ये था अपने पास थेवेनिन परिपथ, यहां से अपने को IL डैश का मान निकालना है। तो Z इक्विवेलेंट और जो RL है ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो इनका योग करके E इक्विवेलेंट में इनका भाग दे देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो थेवेनिन परिपथ से ये चीज क्या आएगी बच्चों, ये आएगी IL डैश इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट प्लस RL। Z इक्विवेलेंट प्लस क्या आ जाएगा, RL आ जाएगा। अब Z इक्विवेलेंट और RL का मान रख देना है। Z इक्विवेलेंट व E इक्विवेलेंट का मान रखने पर, जब मैं इनका मान रखूंगा तब मेरे पास उत्तर आएगा IL डैश इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट का मान कितना है, देखना ध्यान से, एक साइड में तो E इक्विवेलेंट का मान है, उस साइड में Z इक्विवेलेंट का मान है, इसको सॉल्व करना है बस। ये मान है अपने पास Z3 इंटू E बटा Z1 प्लस Z3 इंटू 1 बटा Z इक्विवेलेंट का मान कितना, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ठीक है, प्लस, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 इंटू, इसमें साथ में ऐड क्या है, प्लस का RL बाहर ऐड हो गया, जो ऊपर वाला है ये प्लस का RL ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, प्लस का RL ऐड हो गया। इस RL को आप लोग हटा दें, इस प्लस को हटा देना। ठीक है, अब जब इसको थोड़ा सा और आगे हम सोल्व करते हैं तो बच्चों समझना ध्यान से, IL डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर अपने को लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेते ही इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और इस चीज से मल्टीप्लाई करने के बाद में इस चीज से ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली अपने पास जो चीज आएगी वो आएगी Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस RL इंटू Z1 प्लस Z3। ओके, ऊपर मल्टीप्लाई बाई E चल रहा है, यानी कि जब थेवेनिन प्रमेय से हम लोगों ने मान निकाला तो थेवेनिन प्रमेय से अपने पास ये मान आता है, और ये समीकरण नंबर बन जाता है 3, 4 और ये बन जाएगा 5 नंबर समीकरण। कितने नंबर समीकरण बन जाएगा, 5 नंबर समीकरण। अब हम लोगों ने एक तो किरचॉफ के नियम को सोल्व करके IL का मान ज्ञात किया, किरचॉफ का नियम से सोल्व करके हम लोगों ने IL का मान ये ज्ञात किया था। ठीक है, जो समीकरण नंबर 2 है, जो कि समीकरण नंबर कितनी है बच्चों, 2 है। वहीं हम लोगों ने थेवेनिन प्रमेय से IL का मान निकाला। ये दोनों मान बराबर है या नहीं है चेक कर लीजिए। तो एक मान तो आपके पास ये, इसको ध्यान से देख लीजिए, देख लिया, फिर उसके बाद में ये देखोगे तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल है। IL और IL डैश की वैल्यू एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। सो समीकरण 2 व 5 से स्पष्ट है
क्या स्पष्ट है? आई एल इज इक्वल टू आई एल डैश। ठीक है, इसी के साथ अपनी प्रमेय का क्या हो गया? इति सिद्धम। इसी के साथ अपनी प्रमेय क्या होगी? इति सिद्धम, यानी अपनी प्रमेय क्या होगी? सत्यापित हो गई। ठीक है, अब जो पीछे के एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसको आप लोग डिस्कस कर लेना। ए इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लेना और आप लोग जेड इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लेना। जब इनको सोल्व करोगे आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।